नमस्कार, बदमेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण, एक स्थान के लिए 1 सैकड़ा से अधिक आवेदन। आवेदक और अब विभाग दोनों ही परेशान। जिला अस्पताल में बनेगी 15 लाख रुपए की मैकेनिज्म लॉन्ड्री। प्रति माह विभाग के बचेंगे हजारों रुपए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शासन के विरुद्ध लामबंद। विरोध में 24 जुलाई को धरना प्रदर्शन व रैली। हाथी बदल रहे हैं लगातार लोकेशन। वन विभाग की जिले वासियों को हिदायत, जंगल के भीतर न जाएं लोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बौद्ध अनुयायियों ने कार्यवाही की मांग। बालाघाट बंद की दी चेतावनी। और वारासिवनी लाल बर्रा के मंदिरों में सावन मास पर अखंड रामायण का पाठ। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के भीतर लंबे अरसे के बाद अध्यापक संवर्ग से शिक्षा विभाग में शामिल हुए शिक्षकों के स्थानांतरण तबादला नीति जारी की गई है, लेकिन अब यह नीति मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के लिए बड़ी परेशानी की वजह बनती जा रही है। नतीजा यह है कि शिक्षक को स्थानांतरण चाहिए, वह अपने वर्तमान स्थान से खुश नहीं है, इसलिए तो एक स्थान के लिए 100 से अधिक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर डाले गए हैं। नतीजा आप किसका ट्रांसफर होगा यह बड़ी पहेली बन गई है। 2009 की भर्ती के बाद से अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण की अब यह नीति मध्य प्रदेश शासन से लागू नहीं की थी। नतीजा लंबे समय से अपने गृह जिले में स्थानांतरण की बाढ़ जोर है। शिक्षक नीति बनते ही स्थानांतरण का आवेदन जमा कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण की आवेदन पोर्टल पर आए कि किसी स्थान पर मिलेगा यह स्वयं चर्चा का विषय बन गया है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 16,000 शिक्षकों ने अपने गृह जिले आने के लिए तबादले का आवेदन किया है, जिसमें सबसे अधिक बालाघाट जिले में आने वाले की संख्या है, जो लगभग 4,000 के करीब बताई जा रही है, जिस कारण बालाघाट की विधि स्थानांतरण के माध्यम से आने वाले शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा होने की बात सामने आ रही है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी कैमरा पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि वरिष्ठ स्तर का मामला है, स्थानांतरण की सूची जैसे आएगी आदेश अनुसार शिक्षकों को उनकी पदस्थापना स्कूल आवंटित कर देंगे। वहीं जानकार बताते हैं कि एक स्थान पर 1 से अधिक आवेदक होने पर सीनियरिटी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब साफ है कि जो सीनियर होगा उसका स्थानांतरण होगा, जो जूनियर होगा वह अपने ही स्थान पर सेवाएं देते रहेगा। सावन माह के प्रारंभ होते ही मंदिरों व घरों में रामायण पाठ का दौर प्रारंभ हो गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन माह बहुत ही पवित्र व पावन माह होता है, जिसमें भगवान की आराधना में हिंदू धर्मावलंबी लगे रहते हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के प्राचीन श्री राम मंदिर में 20 जुलाई को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। रविवार अखंड रामायण के समापन के अवसर पर हवन पूजन व महाप्रसादी वितरण के साथ किया गया। 20 जुलाई को विधि विधान से पूजा अर्चना कर संगीतमय अखंड रामायण पाठ प्रारंभ किया गया और इस 2 दिवसीय संगीतमय अखंड रामायण पाठ का वाचन करने के पश्चात रविवार को दोपहर 12 बजे हवन पूजन के बाद महाआरती कर महाप्रसादी वितरण के साथ समापन किया गया। पद्मे से चर्चा में राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि अखंड रामायण पाठ का आयोजन के विषय में पूरी जानकारी इस तरह से दी। श्रावण मास के उपलक्ष्य में अखंड रामायण का पाठ करवाया गया और आज सुबह समापन हुआ, यज्ञ हुआ और उसके बाद महाप्रसाद भंडारा निरंतर चालू है। सभी भक्त लोग को सहयोग रहा है इसके अंदर और क्षेत्र की समस्या के लिए अकाल न पड़े उसके लिए हमारी प्रार्थना निरंतर भगवान से शुरू है। जिला अस्पताल में नए बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के तहत अब हाईटेक डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बताएं कि अब तक जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा बाजारों में उपलब्ध प्लास्टिक के बकेट का उपयोग किया जाता था, लेकिन इन बकेट के उपयोग से सफाई कर्मचारियों को संक्रमण का अंदेशा बना हुआ रहता था। लेकिन नई तकनीक से बने डस्टबिन जिला अस्पताल को उपलब्ध होने से अब सफाई कर्मचारियों को सहूलियत होगी। इन डस्टबिन का उपयोग फूड टेक्निक के जरिए किया जाएगा, जिसका बाकायदा सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में सिविल सर्जन ए.के. जैन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए क्या हुआ है कि नए बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से पीला, लाल, हल्का नीला और गाढ़ा नीला 4 प्रकार के डब्बों में कचरे को अलग अलग करना है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के अनुसार जहाँ कचरा जनरेट होता है, जहाँ उत्पन्न होता है, वहीं पे उसको विभाजित कर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए पहले भी ये काम कर रहे हैं हम लोग,
पर हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर बने हुए बकेट्स का प्रयोग करते थे, अपने स्टैंड बनवा लेते थे और प्लास्टिक के हम बड़े बड़े वो ख़रीद लेते थे। लेकिन अभी हमने इनको मार्केट में देख करके ये बिल्कुल नए प्रकार के डब्बों को लाया है, जो कि एक स्टेनलेस स्टील की फ्रेम में चारों डब्बे सेट हैं। उनमें ये भी लिखा हुआ है कि उनमें कौन सी चीज़ को डालना है और उनमें कलर कोडिंग भी की हुई है, तो जिससे कि हमारे कर्मचारियों को जल्दी से समझ में आए कि किस में कौन सी चीज़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीते एक पखवाड़े से चलाए जा रहे हैं सदस्यता अभियान के तहत शहर के वार्ड नंबर 4 देवटोला और वार्ड नंबर 33 गायखुरी में लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बताकर उन्हें सदस्य बनाया गया। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य ग्रहण करने वाले नए भाजपा सदस्य। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने हर वर्ग को, हर व्यक्ति को जुड़ने के लिए सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। आज बालाघाट नगर में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारे मौसम जी के साथ में अनेकों वार्ड में और सुरजीत जी के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हर वार्डों में ये अभियान चल रहा है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हर वर्ग के पास हम जा रहे हैं और बड़े उत्साह से, ऐसा लग रहा है कि बड़ी खुशियों से, अपनी इच्छा से लोगों को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम आई है। तो वो शून्य से शिखर तक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में होने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसी के व्यापक विस्तार हेतु, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं है, हम कह सकते हैं कि यह एक दैवीय उपकरण है जो राष्ट्र प्रेम के साथ साथ जनसेवा को समर्पित है। और इस हेतु अपने साथ साथ हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं और भी परिवार में लोगों को जोड़ने के लिए जो 6 जुलाई से 11 अगस्त तक संगठन महापर्व का अभियान छिड़ा है, जिसके छत्तीसगढ़ के जंगलों से रास्ता भटककर बालाघाट जिले के बिरसा बैया रेंज होते हुए 2 हाथी लामता रेंज पहुंच गए। शनिवार की सुबह आखिरी बार ग्रामीणों ने उन्हें समनापुर से लगे हुए आमगांव पुजारी टोला डोंगर बोड़ी के जंगलों के निकट देखा गया, जिसके बाद से वन विभाग का अमला पूरी तरह जंगल में गश्ती कर रहा है और लगातार हाथियों के नजर बनाए रखे हुए हैं। जंगल किनारे रहने वाले ग्रामीणों को हिदायत दी जा रही है कि वे जंगल में न जाएं और सतर्कता बरतें। हाथी शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले जाएं, यही वन विभाग की कोशिश है, क्योंकि हाथियों को यदि खदेड़ा गया या दौड़ाया गया तो वह जवाबी हमला कर सकते हैं जो हानिकारक हो सकता है, इसलिए हाथी से दूरी बनाए रखे, यही वन विभाग हिदायत दे रहा है। उत्तर सामान्य वन मंडल के वन मंडल अधिकारी MS श्रीवास्तव बताते हैं कि शनिवार की दोपहर से ही वन विभाग का अमला लगातार हाथियों की खोजबीन में लगा हुआ है। कोशिश यही है कि हाथी शांतिपूर्ण तरीके से जंगल के रास्ते दोबारा अपने मूल स्थान पर वापस चले जाएं और इस दौरान किसी को हानि न पहुंचाए। इससे पहले बैया रेंज में हाथी द्वारा किसानों की फसल खराब कर दी गए थे। आपको बता दें कि बैया रेंज में ग्रामीणों के द्वारा 2 हाथी दिखे गए थे, वही लामता रेंज के अंतर्गत आने वाले गांव के ग्रामीणों ने भी केवल एक ही हाथी देखा। वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन इतने बड़े जंगल में हाथी कैसे गुम हो जा रहे हैं, यह भी सोच का विषय बनते जा रहा है। हाथी अचानक 4 दिन बाद लामता रेंज में दिखाई दिए, इसलिए वन विभाग लगातार हिदायत दे रहा है कि लामता, समनापुर, चरेगांव, चांगोटोला, वहीं दूसरी ओर लामता रेंज के आसपास उकवा, बैयर सहित अनेक जंगलों में ग्रामीण जंगलों के निकट न जाए। सावन के पहले सोमवार को लांजी स्थित दादा कोटेश्वर धाम में वनगंगा का जलाभिषेक करने के लिए रविवार की सुबह मेरा गांव मेरा तीर्थ संगठन के सदस्य स्थानीय शंकर घाट से कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। कावड़ यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए सुनील खटोले और रितेश अग्रवाल बताते हैं कि कावड़ यात्रा बजरंग घाट से शुरू हुई है। इस दौरान यहां से 1 दर्जन कावड़ यात्री दादा कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए हैं। रास्ते में चिखला, सालेटिका, नेवरगांव, राजेगांव में भी मेरा गांव मेरे तीर्थ के अन्य सदस्य इस कावड़ यात्रा में शामिल होंगे। रविवार को यह कावड़ यात्रा भानेगांव में विश्राम कर सोमवार की सुबह पुनः दादा कोटेश्वर धाम लांजी के लिए रवाना होगी, जहां दोपहर में जलाभिषेक किया जाएगा। शहर के वार्ड नंबर 3 गौस नगर क्षेत्र में नगर पालिका के ठेकेदार नाले निर्माण के दौरान पाइप लगाना भूल गए, जिस कारण अब बारिश के दिनों में पानी निकासी बड़ी समस्या बन गई है। खाली प्लाट में पानी जमा हो रहा है, आवागमन के लिए लोग परेशान हो गए, बावजूद इसके जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासी सद्दाम कुरैशी बताते हैं कि 1 महीना से अधिक हो गया है, नाले निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर ठेकेदार चला गया, जिस कारण लोगों को आवागमन के लिए बहुत अधिक परेशानी हो रही है। ये समस्या बनी हुई ये महीना भर हो गया, ऐसे आना जाना पड़ रहा है। अभी तो ये बन भी गया, नहीं तो ऐसे खुदा हुआ था बस।
पार्षद ने आके चिल्लाया जब ये काम चालू हुआ। वार्ड के अन्य लोग बताते हैं कि नाले निर्माण के दौरान पाइप नहीं लगाने से घरों के भीतर पानी जमा हो रहा है। खाली प्लाटों में पानी होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब प्लाटों में पानी भर रहा है और हमारे मकानों में ये घुस रहा है। फिर पार्षद से शिकायत किए थे? पार्षद से बोलते हैं, पार्षद देख के चले जाते हैं, कुछ मतलब नहीं निकलता। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, देखो जल भराव हो गया पूरे मच्छर चापते रात में सो, तो इधर देखो पूरा पानी भर जाता है। ये देखिए आप, आपके पीछे गड्ढे वाला भरे हुए, ये यहाँ पे नालियों के ये पोल के ऊपर से पानी जाता है, फिर पूरे भर जाता है। हम लोग को इतने पानी से जाना पड़ता है यहाँ से। नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े बताते हैं कि वार्ड नंबर 3 में नाले निर्माण के विषय में जल्दी जानकारी ली जाएगी और अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी दूर हो सके। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पर कोसमी स्थित जिला स्तरीय त्रिरत्न बौद्ध विहार के धर्मगुरु भंते थम सीकर सहित अन्य बौद्ध विहार के जुड़े अनुयायियों पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में रविवार को बौद्ध संघ द्वारा ग्रामीण थाना नवेगांव पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बालाघाट बंद की चेतावनी भी दी है। बौद्ध अनुयायियों द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बालाघाट बंद चक्का जाम प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। व्हाट्सअप देखा, व्हाट्सअप फॉरवर्ड किए हैं, उसमें ये पता चला कि मतलब उस व्हाट्सअप में इतना गलत लिखा गया है। हमारे धम्मगुरु हैं धम्म शिखर जी, उनके बारे में और 2-4 अनुयायी हैं उनके भी बारे में, और पूरी महिलाओं को भी मतलब बोला गया है वहाँ पर। तो ये बहुत गलत तरीके से लिया गया है और जिसने जो मैसेज डाला है या पोस्ट किया है उनका भी नाम सामने आया है, और वो प्रेरणा चौहान और मिलिंद खोबरागढ़ी, ये पता चला है कि इन दोनों ने वो मैसेज पोस्ट किया है। ये अच्छा नहीं लगा और हम इसी पर्पस में हम सारी महिलाएं FIR करने आई हैं और हम ये चाह रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो हम बालाघाट बंद करवाएंगे, चक्का जाम करेंगे या जो भी बनता है वो करेंगे, लेकिन उनको अरेस्ट होना बहुत जरूरी। ग्रामीण थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने का भरोसा दिला रहे हैं। ये आज बहुजन संघ के लेटर पैड पे कोसमी स्थित जो बौद्ध विहार है वहाँ से कुछ लोग आए हैं और उन्होंने एक आवेदन लाके प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में शिकायत की गई है कि किसी ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके जो धर्मगुरु वहाँ हैं उनके संबंध में कुछ व्हाट्सएप मैसेज गलत आपत्तिजनक मैसेज, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी उनका आवेदन लिया है तो इस पर अभी इसकी जाँच करके उस पर वैधानिक कार्रवाई। नगर के कमला नेहरू सभागार में आज बाम सेब का जिला अधिवेशन संपन्न हुआ। विभिन्न चरणों में आयोजित अधिवेशन में प्रमुख अतिथि के तौर पर BL पंचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी संघ मौजूद रहे। इसके अलावा रविंद्र उके जिला अध्यक्ष मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ बालाघाट, महेश मुहारे सहित संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर मंच के माध्यम से अपने विचार रखे गए। इस कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे BL पंचे ने बताया कि बामसेब जिला इकाई बालाघाट के तत्वाधान में जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन के द्वारा तैयार किए गए एजेंडे के अनुसार विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बामसेब का ये जिला अधिवेशन है और जिला अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है। ये केंद्रीय कार्यकारिणी से दिशा निर्देशानुसार मतलब जो है इसके विषय जो डिजाइन होता है, समाज में जो समस्याएं रहती है, समाज में जो को दिशा निर्देश देने का होता है, वो विषय को डिजाइन किया जाता है और वही चर्चा आज यहाँ पर होती है। भगवान शिव की उपासना का पवित्र माह श्रावण मास का आगाज हो चुका है। सोमवार को श्रावण मास का प्रथम सोमवार होगा। इस दिन भगवान शिव की शिव भक्तों के द्वारा विशेष उपासना की जाएगी, जिसकी तैयारियां तमाम शिवालयों में जोर शोर से की जा रही है। वहीं नगर के शंकर घाट में श्रावण सोमवार को लेकर तैयारियां जारी है, जहां शिव मंदिर को सजाया एवं संवारा जा रहा है। वहीं सोमवार को शिव मंदिर में प्रातःकाल भगवान शिव का रुद्राभिषेक विधि विधान से किया जाएगा। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना के साथ विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के संबंध में शंकर घाट के शिव मंदिर के पुजारी हरीश चंद दुबे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
पेंटिंग का कार्य के लिए बुलाया गया है। तो क्या है कि जैसे मतलब मंदिर अच्छा लगे इसमें, इसलिए साज सज्जा कर रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें गोल्डन वर्क का कलर का दोनों काम होते हैं इसमें। अच्छा, इसकी जो डिज़ाइन है अन्य डिज़ाइन से अलग है। हाँ, डिज़ाइन तो आप लोग को बनानी पड़ती है हाथ से, मतलब कोई जैसे डिज़ाइन बोलो आपसे पसंद करिए, आपने कंप्यूटर से निकलाई हो तो वो सब चीज़ बन जाती है। यहाँ पे रुद्र महाभिषेक होगा, शिव पाथरलिंग पूजन है, उसके अलावा कांवरियों का चलेगा कार्यक्रम। कांवरिया आएंगे चारों, मतलब जिले भर से आते हैं यहाँ पे कांवरिया, और गंगा जल लाके शिव अभिषेक करते हैं। अच्छा, जैसे कि हर साल जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा होती है और पूजा की जाती है भोलेनाथ, तो अभी ये जो रुद्राभिषेक और जितने भी कार्यक्रम हैं, इनकी कोई तय समय या कोई निर्धारित समय किया गया है क्या? इनका टाइम टेबल तो निश्चित नहीं किया गया है, बल्कि ये है कि ये कार्यकाल निश्चित है कि इसमें पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। तो पार्थिव शिवलिंग पूजन प्रातःकाल में होगा। श्रवण नक्षत्र पर आने से इसका श्रावण मास एक विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग पूजन, मिट्टी की जो शिवलिंग बना के पूजा आराधना की जाती है, उससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, अमोघ होता है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में 15 लाख की लागत से मैकेनिज्म लॉन्ड्री की व्यवस्था की जाएगी। आपको बताएं कि जिला अस्पताल में मरीजों एवं सामग्रियों के धुलाई के लिए प्रति माह हजारों रुपए लॉन्ड्री के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मैकेनिक लॉन्ड्री की व्यवस्था हो जाने के बाद एक और लॉन्ड्री का खर्च बचेगा, वहीं समय की बचत होगी। इस संदर्भ में सिविल सर्जन AK जैन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये मशीन एक मैकेनाइज लॉन्ड्री के लिए हम बहुत प्रयासरत हैं। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत जल्द अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द हम एक मैकेनाइज लॉन्ड्री की मशीन जो है इस अस्पताल में लगाएंगे। इसमें 3 मशीनें होती हैं। पहली मशीन होती है जो कि कपड़े को धोती है, दूसरी मशीन होती है जो कपड़े को निचोड़ती और सुखाती है, और तीसरी मशीन होती है जो इस्त्री करती है। तो इस तरह से तीनों करने के बाद 1.5 घंटे से 2 घंटे में सारी लॉन्ड्री धुलकर प्रेस होकर बाहर आ जाती है। ये तीनों मशीनों के लिए हम प्रयासरत हैं। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बैहर रोड स्थित भरवेली मानेगांव के पास सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पहचान नहीं हो पाई है। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी कोमेंद्र गौतम ने बताया कि 108 की मदद से इस व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। ये भी 108 एम्बुलेंस ने इसको लेके आया, उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जो है 100 डायल जो भरवेली में है, उनने मानेगांव के पास में जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, वहाँ से लिया और आले झरी में जो है इसको 108 में शिफ्ट करके यहाँ लेके आए थे। यहाँ लाने पर जो है डॉक्टर साहब ने इनको मृत घोषित कर दिया। बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा रविवार को शहर के एक निजी होटल में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्ष भर करवाए गए कार्य पर बारीकी से चर्चा की गई। इस विषय पर एसोसिएशन के जोनल वाइस प्रेसिडेंट प्रियंक वर्मा ने पूरी जानकारी विस्तार से दी। हमारी वार्षिक आम सभा आयोजित की गई है संगठन की, जिसमें नगर में किए गए विकास कार्यों के बारे में संपूर्ण संगठन को बताया जा रहा है। साथ ही हमारे द्वारा जो आय व्यय किया गया उसका विवरण भी हमारे साथियों को बताया जा रहा है। तो भविष्य में जो कार्य हमारे द्वारा जनहित में कराए जा रहे हैं उनके बारे में पूरा ब्यौरा हमारे द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। स्थानीय बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार पर छलावा का आरोप लगाते हुए 24 जुलाई को धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। आयोजित बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति बघेल ने बताया कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में अपने वचन पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को नियमित करने का वचन शामिल किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 6 माह से अधिक हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया है, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के साथ छलावा करते हुए 11,500 का वर्तमान मानदेय को घटाकर 10,000 रुपए कर दिया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने भी अक्टूबर माह से देने वाली एरियस की 1,500 रुपए की राशि की कटौती कर दी है। इस कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं में केंद्र व राज्य सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे साथ जो झूठा वादा किया था अपने चुनाव के पहले, जो अपने वचन पत्र घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को नियमित करने का लिखा था,
और उन्होंने वादा किया था, लेकिन उन्होंने आज हमारे साथ नियमित करने की तो बात अलग, उन्होंने हमारे 11,500 जो मानदेय था उससे घटाकर उन्होंने 1,500 रुपये हमारा मानदेय घटा दिया। सर, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आज हमारी बैठक में ये निर्णय लिया गया और हम लोग अभी 24 तारीख को सारी परियोजनाओं में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और उस पर यदि सरकार ने हम पे कोई विचार विमर्श नहीं किया, हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो हम इसका विस्तृत रूप से और बड़े रूप से हम इसका जमीनी सावन मास पर्व के साथ ही खुशियों की सौगात के रूप में भले ही रिमझिम बारिश ने अपनी दस्तक क्षेत्र में दर्ज कराई हो, मगर वर्तमान समय तक जो बारिश हुई है वह काफी नहीं है। सावन मास के प्रथम पखवाड़े में बारिश जैसी खंड खंड में हो रही है, जिससे कृषक बेहद चिंतित हैं। यह माना जा सकता है कि बिन पानी सावन मासून। वर्षा के लिए सावन मास को काफी उपयोगी माना जाता है, लेकिन इस सावन मास का सप्ताह बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में अच्छी बारिश नहीं हुई है और पूर्व में हुई बारिश में कुछ कृषकों ने खरीफ की रोपाई का कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन वर्तमान में तेज धूप और उमस भरी गर्मी व बारिश न होने के कारण रोपाई कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही कई किसानों ने रोपाई कार्य भी प्रारंभ नहीं किया है। क्षेत्रीय कृषकों का मानना है कि सावन मास के प्रथम पखवाड़े में बारिश नहीं हो रही है तो दूसरे पखवाड़े में जमकर बारिश हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि इस वर्ष सावन मास का सप्ताह सूखे जाने से बरसाती छाता और पन्नी का व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। प्लास्टिक त्रिपाल का धंधा है, हर साल प्रतिवर्ष लगाते 15-20 साल से हम। तो अभी क्या चल रहा है आपके इसमें? अभी यानी इस साल बारिश नहीं हो रही तो धंधा कम है। धंधा कम चल रहा है। मंदी का असर छाया हुआ है क्या? मंदी का असर छाया हुआ है। किसान लोग आके यहाँ बताते हैं कि हमारी खार नहीं आ रही है, तो परा कैसे लगा पाएंगे, तो परा की झिल्ली नहीं बिक रही है, त्रिपाल वगैरह भी नहीं बिक पा रही है पानी की वजह से। यानी आपका धंधा बैठा हुआ है? काफी माल रखा हुआ है, यानी कि हमने जो माल जिस हिसाब से माल हर साल बेचते थे उस हिसाब से माल नहीं बिक पा रहा है। वारासवनी मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत वारा के गोंडीटोला में स्थित पशुपतिनाथ शिव पार्वती मंदिर समिति के तत्वाधान में पशुपतिनाथ शिव मंदिर में 20 जुलाई से जारी 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का समापन 21 जुलाई को हवन पूजन और महाप्रसादी वितरण के साथ किया गया। इस अवसर पर भक्तजनों द्वारा संगीतमय अखंड रामायण पाठ का वाचन किया गया, जिसमें 20 जुलाई को भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक के पश्चात विधि विधान से पूजन अर्चन कर संगीतमय रामायण पाठ का वाचन किया गया और 21 जुलाई को रामायण विश्राम कर हवन पूजन के बाद आरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। हर साल की तरह सावन के पर्व की शुरुआत में रामायण पाठ का संपूर्ण 24 घंटे का पाठ किया गया। तत्पश्चात हवन किया गया। हवन के बाद में प्रसाद और सामग्री का वितरण किया गया और अभी जस्ट कार्यक्रम समापन हुआ है। लालबर्रा मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत बड़ी पनबेहरी स्थित श्री भीमा शंकर मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के पावन अवसर पर 21 जुलाई को प्रातः 10 बजे से संगीतमय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। पंडित के दुबे के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन कर अखंड रामायण पाठ प्रारंभ करवाया गया और इसके बाद ग्रामीण महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के द्वारा निरंतर दोहा चौपाइयों का वाचन कर रामायण पाठ किया जा रहा है। मंदिर के सदस्य आकाश नागेश्वर ने बताया कि श्री भीमा शंकर मंदिर में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी सार्वजनिक रूप से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जिसका 22 जुलाई को रुद्राभिषेक, हवन पूजन और आरती के पश्चात प्रसाद वितरण कर समापन किया जाएगा। यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री भीमा शंकर मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाए सार्वजनिक तौर पर। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? यह 24 घंटे का कार्यक्रम है। अखंड रामायण की जाएगी जो आज प्रातः 10 बजे से प्रारंभ की गई है और कल 12 बजे तक समापन हो जाए, ऐसी रहेगी हमारी कोशिश। लालबर्रा स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित मन कामेश्वर महादेव मंदिर में श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति के तत्वाधान में श्रावण मास के पावन अवसर पर 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे से 2 दिवसीय संगीतमय अखंड राम नाम संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रातः 10 बजे विधि विधान से पूजन अर्चन कर अखंड राम नाम संकीर्तन प्रारंभ किया गया, जिसमें सार्वजनिक व राधे राधे महिला मंडल सहित महिला व पुरुष श्रद्धालुओं के
के द्वारा निरंतर भजन कीर्तन का गायन किया जा रहा है। पद्मेश से चर्चा में श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति सदस्य कमल सोलंकी ने बताया कि श्रावण मास के अवसर पर 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे से अखंड राम नाम संकीर्तन का शुभारंभ किया गया है, जिसका 22 जुलाई को हवन पूजन, पूर्णाहुति और शाम 6:30 बजे महाआरती के पश्चात महाप्रसाद वितरण कर समापन किया जाएगा। यहाँ हमारे द्वारा समिति के द्वारा अखंड सीताराम राधेश्याम 24 घंटे का कीर्तन रखा गया है, जो कि कल शाम को समाप्त होगा। कल 11 बजे समाप्त होगा। उसके पश्चात हवन पूजन एवं शाम के 6 बजे के बाद से भंडारा रखा गया है। लालबर्रा मुख्यालय की वृत्ताकर प्राथमिक सेवा सहकारी समिति के ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा की वर्षों पुरानी पाइपलाइन गत दिनों क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे से ग्राम पंचायत के द्वारा सुधार कार्य प्रारंभ किया गया। पद्मेश से चर्चा में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने बताया कि नगर मुख्यालय में बहुत पुरानी पाइपलाइन बिछी हुई है, जो सोसाइटी के पास में फूट गई थी, जिसका सुधार कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी यह पाइपलाइन 2-3 बार फूट चुकी है, जिसके संबंध में उनके द्वारा अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। साथ ही पुरानी पाइपलाइन को बदलने के लिए पीएचई विभाग एवं कलेक्टर को पत्र लिखा गया है कि इस पुरानी पाइपलाइन को बदला जाए, क्योंकि बार बार पाइपलाइन फूटने से आम जनता को समस्या होती है एवं पानी सप्लाई करने में भी समस्या होती है। हमारे लालबर्रा नगर मुख्यालय में बहुत पुरानी पाइपलाइन बिछी हुई है। वो पाइपलाइन फूट गई थी सोसाइटी के पास में। इसके पहले भी 2-3 बार पाइपलाइन फूटी है। हमने अधिकारी कर्मचारियों को यह बताया है कि यह पाइपलाइन जो है 30-40 वर्ष पुरानी है, इसे जो है अतिशीघ्र बदला जाना चाहिए। तो पीएचई विभाग को और कलेक्टर महोदय को भी हमने इस संबंध में पत्र लिखा है कि अतिशीघ्र लालबर्रा की जितनी भी पुरानी पाइपलाइन है, बहुत पुरानी वाली, इनको तत्काल बदला जाए, ताकि ये जो बार बार पाइपलाइन जो फूट रही है, इससे आम जनता को दिक्कत ना हो। क्योंकि पाइपलाइन फूटती है तो हमें पानी सप्लाई में परेशानियों का सामना करना। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण, एक स्थान के लिए 1 सैकड़ा से अधिक आवेदन, आवेदक और विभाग दोनों ही परेशान। जिला अस्पताल में बनेगी 15 लाख रुपए की मैकेनिज्म लॉन्ड्री, प्रति माह विभाग के बचेंगे हजारों रुपए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शासन के विरुद्ध लामबंद, विरोध में 24 जुलाई को धरना प्रदर्शन व रैली। हाथी बदल रहे हैं लगातार लोकेशन, वन विभाग की जिले वासियों को हिदायत, जंगल के भीतर न जाएं लोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बौद्ध अनुयायियों ने कार्रवाई की मांग, बालाघाट बंद की दी चेतावनी। और वारासिवनी लालबर्रा के मंदिरों में सावन मास पर अखंड रामायण का पाठ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.